एक्सक्लूसिव मैं हूं पद्मजा जोशी। सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की जो सीधे चेन्नई से आ रही है। 200 करोड़ की फिरौती वसूलने वाले आरोपी सुकेश चंद्रशेखर और फिल्म अभिनेत्री लीना पॉल के चेन्नई में बने करोड़ों के बंगले पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अब छापा मारा है। चेन्नई के ईस्ट कोस्ट रोड पर बने सुकेश के इस बंगले की कीमत करोड़ों रुपए की है। ईडी की इस छापेमारी में बंगले से बड़ी मात्रा में कैश, 16 लग्जरी गाड़ियां, ये सब बरामद हुआ है। हाल ही में सुकेश ने रोहिणी जेल के अंदर से एक बड़े बिजनेसमैन की पत्नी से करीब 200 करोड़ रुपए की रंगदारी वसूली थी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जबरन वसूली के आरोप में सुकेश चंद्रशेखर और लीना पॉल से पूछताछ भी की है। हमारे सहयोगी शब्बीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि शायद ये एक अकेला मामला है जहां इतनी बड़ी वसूली जेल के अंदर रहकर हुई है, पर फिलहाल सुकेश चंद्रशेखर की ये सारी प्रॉपर्टी, जायदाद, गाड़ियों पर ईडी की गाज गिरी है। इनके खिलाफ केस है क्या और कैसे ये जेल के अंदर से अपना गोरख धंधा चला रहे थे? शब्बीर जी, सुकेश चंद्रशेखर एक ऐसे कैरेक्टर हैं जो जेल के अंदर से बैठ के एक्सटॉर्शन करते हैं और सुकेश चंद्रशेखर का ये जो एमओ है, उनके टारगेट्स जो होते हैं वो हाई प्रोफाइल टारगेट्स होते हैं। वैसे एक टारगेट को उन्होंने चुना जेल के अंदर से बैठ के, और जेल के अंदर, तिहाड़ जेल के अंदर उन्होंने आईफोन का इस्तेमाल करके एक्सटॉर्शन करने की कोशिश की और उसका मुकदमा दिल्ली पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग में दर्ज हुआ है और उसकी एक इन्वेस्टिगेशन जारी है। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इसके ऊपर एक अलग मुकदमा जारी करके उन्होंने चेन्नई में उनके बंगलों, बीच हाउस बंगलों पे छापा मारा। कहीं 5 दिन से ये रेड चल रही है और आज ये पता चला है कि वहां से 17 लग्जरी कार्स और बहुत सारा कैश और डॉक्यूमेंट्स और इम्पोर्टेंट इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस जो है उस छापे में ईडी के हाथ लग गए हैं। और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफिशियल्स का ये मानना है कि ये सुकेश चंद्रशेखर जो है वो एक बहुत बड़ा कॉनमैन है जो जेल के अंदर बैठ के वीआईपीज को टारगेट करता है। अगर आपको याद होगा कि 2016 जयललिता के मौत के बाद जो एडीएम के सिंबल का जो प्रॉब्लम हो रहा था इलेक्शन कमीशन को लेके ईपीएस और शशिकला के बीच में, उस टाइम पे भी सुकेश चंद्रशेखर का नाम आया था। दिल्ली पुलिस ने एक मुकदमा उनके ऊपर दर्ज किया। टीटीवी दिनकरन को उन्होंने उनके जाल में फंसा लिया और टीटीवी दिनकरन से उन्होंने कुछ लेन देन की बात की, क्योंकि वो मामला है, वो बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि उन्होंने बात इनसे की कि इलेक्शन कमीशन ऑफिशियल्स को ब्राइब देने का मामला था और उस मामले पर उनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुआ है। और बेंगलुरु में और कई सारे स्टेट्स में इनके ऊपर केसेस हैं। तो ईडी ऑफिशियल्स का ये मानना है कि ये एक छोटा मोटा केस नहीं है, ये 200 करोड़ रुपए का केस है। 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगी शब्बीर, क्योंकि न्यूज रूम से इस वक्त हमारे साथ हमारी सहयोगी मीनाक्षी भी जुड़ गई हैं जो कि हमें विस्तार से दिखाएंगी कैसे ये सफेद पोश अपराधी काम करते हैं, रंगदारी वसूलते हैं और किस तरीके से उनके घर पर आज जब छापा पड़ा है तो लग्जरी गाड़ियां, गहने, जवाहरात, बंगले, क्या क्या मिले हैं। मीनाक्षी। पद्मजा, देखिए आपने बिल्कुल सही यहाँ पर जिक्र किया कैसे जेल में बैठकर एक व्यक्ति एक उंगली के इशारे पर क्या क्या कर सकता है। ये तस्वीरें आपको यहाँ पर ये बताएंगी। जब यहाँ पर टीम पहुंची छापेमारी के लिए तो उनके होश फाख्ता हो गए ये देखकर कि यहाँ पर बड़े बड़े ब्रांड्स के जो सामान मौजूद थे वो किस तरह से पूरी ये एक अलमारी का हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। मैं ब्रांड का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन जिन बड़े बड़े ब्रांड्स का ये सामान यहाँ पर मौजूद है, ये सामान बहुत महंगा आता है, आम लोग के पास इजीली अवेलेबल भी नहीं होता है। और इसकी अगर आप संख्या पर भी नजर डालेंगे, ये देखिए एक से बढ़कर एक आपको यहाँ पर फुटवेयर्स की ये पूरी लाइन दिखाई दे रही है। जो ये देखिए कितने सारे जूते आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो बड़े बड़े ब्रांड्स के हैं। और ये जो आप सामान देख रहे हैं ये सिर्फ कुछ चुनिंदा चीजें हैं। एक के बाद एक जब आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा इस तस्वीर का मतलब क्या है। आज जब छापेमारी हुई और ये तमाम चीजें जब निकलकर सामने आई तो अब धीरे धीरे इन सबका हिसाब भी होगा कि आखिर ये सामान कहां से आ रहा है, क्योंकि जो इंसान करोड़ों की रंगदारी कर रहा है। और देखिए ये जो बंगला, ये देखिए, ये आप यहाँ पर तमाम जो शूज देख रहे हैं ये सभी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, विदेशी ब्रांड्स हैं, जिन्हें खरीदने के लिए किसी भी इंसान को अच्छी खासी जेब ढीली करनी पड़ेगी, उसके बाद जाकर आप इसे हासिल कर सकते हैं। तो ये सिर्फ कुछ चुनिंदा तस्वीरें हैं, लेकिन अभी लग्जरी कार्स की तस्वीर आना बाकी है। जब आपकी नजर उस पर जाएगी तो आप समझ पाएंगे कि आखिर कैसे ये व्यक्ति जेल में बैठ के सब काम कर रहा था। ये देखिए
एक एक करके आप ये गाड़ियों को देखते रहिए और एक एक करके 16 गाड़ियां आपको ऐसी दिखाई देंगी इन तस्वीरों में। देखिए ये कतार से ये लाइन में आपको ये तमाम गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। आपको लगेगा किसी शोरूम में आए हैं जहां पर आपको कार्स देखनी है या किसी तरह का ट्रायल लेना है, लेकिन ये ईस्ट कोस्ट रोड पर बने बंगलों की तस्वीर है जहां पर आपको ये एक के बाद एक तमाम बड़े ब्रांड्स की गाड़ियां यहां पर दिखाई दे रही हैं। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि इनके पास जेल में मोबाइल फोन मौजूद है, कौन इनकी मदद कर रहा है, ये नेक्सस कितना बड़ा है, ये सारे सामान कहां से आ रहे हैं। ये देखिए ये आपको बंगले के अंदर की झलक दिखाई दे रही है। आलीशान चमचमाता हुआ ऐसा बंगला जो अमूमन फिल्म्स की शूटिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। बड़े बड़े लोग जिस तरह से एक रॉयल अंदाज में रहते हैं, लेकिन इस पैसे का इस्तेमाल कहां हो रहा है इन तस्वीरों को देखकर जाहिर है। बिल्कुल, एक नजर सिर्फ उन गाड़ियों पे ही आप अगर डाल लें तो बेंटले, मर्सिडीज, रोल्स रॉयस फैंटम, ऐसी गाड़ी जिनके सामने हम जो अमूमन गाड़ियां सड़कों पर देखते हैं, इसूजू, टोयोटा, वो एक नैनो की तरह लगती हैं। शब्बीर, इस वक्त जो पूरा केस है वो किस पड़ाव पर है, अगर आप ये बता सके। जी, ये जो केस है, ये ओरिजिनल केस जो है वो दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग इन्वेस्टिगेट कर रही है, उसकी जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। ये जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का केस है वो अलग केस है, वो पीएमएलए का केस है। ये सस्पिशन ये है कि सुकेश चंद्रशेखर कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, तो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप से ये इन्वेस्टिगेशन जारी है। और इसमें से हमें ये पता चल रहा है कि इन्होंने एक लग्जरियस लाइफ के अलावा इन्होंने इतने सारे कीमती चीजें इनके पोजीशन में रखे हैं, आज उसकी जांच पड़ गई है, आज उसके ऊपर लोगों की नजर लग गई है। तो इसमें और सुकेश चंद्रशेखर एक मामूली आदमी नहीं है, क्योंकि अगर आप सुकेश चंद्रशेखर से मिल रहे हैं तो वो ऑफिशियल हमें ये बता रहे हैं कि वो अपने आप को पीएमओ के ऑफिसर बोल के इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं वो चीफ जस्टिस के असिस्टेंट और या चीफ जस्टिस के ऑफिस के अधिकारी बोल के वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे लोगों से। तो ऐसे उनके हाई प्रोफाइल टारगेट्स होते हैं, तो इन टारगेटों के पीछे जाके वो ये एक्सटॉर्शन रैकेट में जितने हाई प्रोफाइल उनके टारगेट, उतना ही हाई प्रोफाइल उनकी जिंदगी। एक तरीके से वीआईपी नटवरलाल भी इनको बुलाया जा सकता है। शब्बीर और मीनाक्षी, सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है महाराष्ट्र से, जहां के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ अब लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। यानी कि अब अनिल देशमुख, सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो कि खुद गृह मंत्री रह चुका है, महाराष्ट्र का एक राज्य का गृह मंत्री रह चुका है, अब उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। यानी कि अब वो देश के बाहर नहीं जा सकते, किसी भी एयरपोर्ट पर उनको रोका जा सकता है। कोर्ट से भी अनिल देशमुख को अब किसी भी तरीके का संरक्षण प्राप्त नहीं है। 1, 2, 3 नहीं, 5 बार उनको समन किया जा चुका है। यानी कि उन्हें कहा गया है कि आप प्रेजेंट रहें ईडी के सामने। उन्होंने सारे समन्स को नजरअंदाज कर दिया, उसके बाद लुकआउट सर्कुलर जारी है। शिवानी हमारे साथ जुड़ गई हैं। इसका क्या मायने है अनिल देशमुख के लिए, महाराष्ट्र की राजनीति के लिए और खास तौर पर एनसीपी की रेपुटेशन के लिए? जी बिल्कुल, सबसे पहले अगर बात की जाए महाराष्ट्र के राजनीति की, तो राजनीति पूरी तरह से गरमाई है, क्योंकि एनडीए महाविकास आघाड़ी की सरकार के अंदर खुद खलल है और अलग अलग जो थॉट प्रोसेस है, विचार हैं, वो देखने को मिल रहे हैं अनिल देशमुख के इस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के मामले को लेकर, जहां कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी राजनेता सामने खुलकर नहीं आ रहा। हालांकि एनसीपी के ही बड़े नेता नवाब मलिक खुलकर समर्थन में आए थे। उन्होंने साफ साफ कहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अनिल देशमुख कहीं गायब नहीं है, वो किसी से नहीं भाग रहे हैं, वो कोर्ट के निर्देशन का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो खास खबर ये है कि 19 जुलाई का वो आखिरी दिन था जब अनिल देशमुख मीडिया के समक्ष कथित तौर पर उपस्थित हुए थे। प्रेजेंटली ऑन कैमरा उनका अगर कोई लुक था तो वो 19 जुलाई को सामने आया था। यानी कि लगभग 1 महीने का समय बीत चुका है कि वो सामने नहीं आए हैं। और 5 समन को इनकार करने के बाद अब जब लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है तो ये साफ हो जाता है कि उनकी मुश्किलें जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। एजेंसी को जवाब न देना अब उन्हें कहीं ना कहीं काफी ज्यादा भारी पड़ेगा। बिल्कुल। क्या एनसीपी के जो मुखिया हैं शरद पवार अपनी चुप्पी तोड़ेंगे इस मामले पर? एनसीपी इसके बारे में क्या कहेगी कि उनके पूर्व गृह मंत्री
अब उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर है। आज की एक और बड़ी खबर, टाइम्स नाउ नवभारत पर आप आज शाम 5 बजे से हमारी एक्सक्लूसिव स्टोरी देख रहे हैं, जिसमें अबू बकर नाम का एक व्यक्ति जबरन धर्म परिवर्तन का काम कर रहा है। अबू बकर रहता तो हरियाणा के मेवात में है, लेकिन वो पूरे देश में धर्म परिवर्तन का धंधा कई सालों से चलाता आया है। हम इसे धंधा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अबू बकर धर्म परिवर्तन कराने के लिए किसी की मजबूरी का फायदा उठाता है, किसी को धमकाता है, किसी को जान से मारने की धमकी देकर जबरन उसका धर्म बदलवाता है। हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आपको हम दिखाना चाहते हैं कि किस तरह अबू बकर इस देश में धर्म परिवर्तन का स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा है। आने वाले कुछ मिनटों तक आप ध्यान से टाइम्स नाउ नवभारत की इस रिपोर्ट को देखते जाइए। इसे देखकर आप समझ जाएंगे कि भारत में किस तरह धर्म परिवर्तन को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह किया जा रहा है। इसे करने में मनोविज्ञान की मदद ली जा रही है। इसे करने में किसी की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। इसे करने के लिए मानवीय संवेदनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। इस रिपोर्ट की 4 किरदार हैं। अबू बकर, टाइम्स नाउ नवभारत के 2 रिपोर्टर और अबू बकर के साथ आया काजी इखलाक। वीडियो में आपको सिर्फ अबू बकर दिखेगा, लेकिन आवाज चारों किरदारों की होगी। रिपोर्ट में सलमान नाम के एक शख्स का जिक्र आएगा। दरअसल सलमान टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर का बदला हुआ नाम है, जिसने खुद को मुंबई का एक बिजनेसमैन बताया और अबू बकर उसी से मिलने होटल आया। अब ध्यान से छिपे कैमरे से रिकॉर्ड हुई बातचीत को सुनिए। बहुत सुना आपके बारे में, सलमान भाई भी बहुत बोल रहे थे और पूरे क्षेत्र में आपके बारे में जो नाम हमने सुना, इलाके में तो हाँ, आपने एक मिसाल कायम की है। दीन के लिए जो काम कर रहे हैं आप, वो एक मिसाल है। असल में ऐसा हुआ था, नागपुर में प्रोग्राम था जिसका बिल्कुल गढ़ में जी, तो उसमें 750 लोगों ने इस्लाम कबूल किया था मेरे हाथ में। आपने करवाया था? जी। तो उसी से ज्यादा चर्चा में हो गया था थोड़े उसमें वीडियो में, और वो टेलीविजनों पे चला, फिर वो सारी चीजें। हालांकि मैं नहीं चाहता था कि इस तरह की, मेरे तो ये सोच ही है कि इस तरह की कोई मूवमेंट चलाई जाए ना, वो चुपके चुपके। टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर ने अबू बकर की थोड़ी तारीफ कर दी तो खुलकर सब कुछ बोलने लगा। उसने बताया कि नागपुर में उसने 750 लोगों का खुद से धर्म परिवर्तन करवाया। अबू बकर का कहना है कि इस धर्म परिवर्तन कराने के बाद उसकी चर्चा होने लगी। हालांकि वो चाहता है कि धर्म परिवर्तन का काम चुपके चुपके हो। हमारी आगे की बातचीत में अबू बकर ने बता दिया कि वो किस तरह लोगों का ब्रेन वॉश करता है और उन्हें पता भी नहीं चलता, और इसके बाद वो उनका धर्म परिवर्तन करवा देता है। छिपे हुए कैमरे पर रिकॉर्ड आगे की बातचीत में आपके सामने इसी साजिश का पर्दाफाश होने वाला है। अपने टीवी स्क्रीन से नजर मत हटाइएगा। क्योंकि अभी जैसे ये इवेंट रहा है, देखिए अभी कोई भी बिरादरी का हमें नहीं पता ही कौन है, बिरादरी हमें नहीं पता। अच्छा, ज्यादातर जो काम करने वाले लोग हमारे मुल्क में वो लो क्लास के लोग, यानी आप SC ST शेड्यूल्ड कास्ट है या शेड्यूल्ड ट्राइब है। अच्छा, हमारे इस इलाके में शेड्यूल्ड ट्राइब तो है ही नहीं, शेड्यूल्ड कास्ट ही मिलेंगे। और शेड्यूल्ड कास्ट में 1500 बिरादरियां हैं, हरियाणा यूपी में हमारे ये अब हमें तो नहीं पता लगना चाहिए। नहाया धोया है, अच्छे तरह कपड़े इसने पहन रखे हैं। अब ये ब्राह्मणों की नजरों में क्या है, ये नीचे गली। अगर हमने क्या, इस्लाम का जो पैगाम है वो क्या है, आओ जी हमारे साथ खाना, एक ही प्लेट में इसने खाना खा लिया, हमने साथ खाना खा लिया। ये 3 दिन तक इसको नींद नहीं आने दी। मेरे साथ कई दफा हुआ। ये माला खेड़ा पड़ता है जी, अलवर से आगे, जो ये एक मूवी थी, वो क्या नाम उसका, कर्नल अर्जुन करके, हाँ वो वहीं बनी थी वो। हाँ, तो मेरा वहाँ जाना हुआ सफर में था, तो एक मस्जिद में ठहरे हुए थे, मेरा बयान था। तो उसके बाद में मस्जिद के सामने से झाड़ू ले रखी थी, झाड़ू लेके निकल, मैंने कहा भैया आओ, इमाम साहब के हुए थे, मैंने सुबह किया। वो बेचारा करता करता अपने हाथ में, आपको बताइए जी बताइए क्या हुआ, भाई आओ हमारे साथ बैठ के खाना खाओ। वो तो डरने लगे।
बिल्कुल यार आपके साथ खाना खाऊंगा। कोई बात नहीं, आप भी इंसान है। बल्कि कुरान का तो या युवना सिन्ना खलकना इतना अच्छा पैगाम है। अच्छा दुनिया के इंसान एक माँ बाप की औलाद है, कोई छोटा बड़ा ही नहीं। अल्लाह अगर छोटा बड़ा बड़ा आपको जी हमें मुसलमान कहता है बदला नहीं कहा कि सब बराबर एक माँ बाप की औलाद बात ही नहीं थी। वहाँ उसके दिमाग में बात है, उसने कहा तो रुको जी छोड़ दे दो। चल निकल के गया वो बंदा, वहां से वो निकला अपने घर गया। घर वालों से उसने पता नहीं क्या बात की क्या नहीं की, उसने अपने लड़के को लेकर मस्जिद में आए, हम दोनों को मुसलमान बनाओ दी, हम दोनों को मुसलमान करो। मैंने क्या किया, कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ा खाने की बात की। यही मामला NRC या मामले में मैंने बहुत जमीन पे काम किया जी। मतलब कोई गांव ऐसा नहीं बचा देहात में, हमने बहुत बड़े लेवल पे। अबू बकर ने एक कहानी सुनाकर हमें ये बताया कि किस तरह उसने एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति की दुखती रग पर हाथ रखकर उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया। अब तक के खुलासे के मुताबिक अबू बकर के निशाने पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग रहते हैं। उसे पता है कि किस राज्य में SC और ST की कितनी संख्या है। अबू बकर की बातों से साफ है कि वो और उसकी टीम समाज में फैले ऊंच नीच के भेदभाव का फायदा उठाती है। ये उन लोगों की तलाश में रहते हैं जो समाज में पिछड़े हुए हैं और उन्हें अपनापन दिखाकर मुसलमान बनवा देते हैं। आगे सुनिए, आपको इसके और सबूत मिलेंगे जो खुद अबू बकर दे रहा है। एक बात बताइए, एक फोन पर 10,000 लोगों को रोड जाम करा रहे हैं, कितना देर काम किया हूँ? तो ये रोड जाम कहाँ कराया था आपने? ये हमने 2000 हाईवे पे किया था। 10,000 लोग? जी 10,000 बकायदा 7 घंटे रोड जाम रहा है। CID फेल, CBI फेल, उसी में तो सबसे ज्यादा खलबली मची है। ध्वज में एक है, वो इन पूरे इलाके का फरीदाबाद के का हेड है, अध्यक्ष बना रखा उन्होंने, किसी तंजीम है कोई सफाई कर्मचारी अभियान उसके नाम से, तो उनका वो हेड। तो मौलाना फखरुद्दीन है, हम सब उन्होंने कहा कि मौलाना साहब देखो मुसलमानों से बहुत बड़ी चूक हो रही है, मुसलमानों से बहुत बड़ी गलती हो रही है। गलती ये हो रही है कि हमारे देश में 33% शेड्यूल्ड कास्ट है। 33% शेड्यूल्ड कास्ट का मतलब आप समझिए मुसलमानों के बराबर की तादाद है जी, अच्छी खासी तादाद है। और अब हरियाणा में 24% जाट है, आज तक मुख्यमंत्री जाट रहा है। और हरियाणा में 22% शेड्यूल्ड कास्ट है और 16% मुस्लिम आबादी है। मैंने आकर अब मुसलमान क्या कर रहा है, जैसे ब्राह्मण को मिलता है, मुसलमान भी अगर मुसलमान दिन से ज्यादा रास्ता जोड़े कि जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे, आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये अपना आप लड़ पड़ेंगे। देश में ब्राह्मण वर्सेस शेड्यूल्ड कास्ट हो जाएगा, ये करवाना है और ये हमारा ये मिशन होना चाहिए था हमारा, लेकिन हमने सोच ही नहीं उसकी। हमने उसका रिजल्ट ये लिया, हम लोग गए तो हमने उसके कुंडी खड़खड़ाई, अच्छा अच्छी कोठी बिरादरी से लेकिन मालदार है वो, कोठी बनाने की उसने उसकी कुंडी खड़खड़ाई, बाहर आया, जी बताइए। मुझे ना बाहर से ही कुछ हो गया, अंदर तो बुला गया, घर के बाहर 10 आदमी आए हैं आपके गाँव में, तो हाँ जी बिल्कुल अंदर आइए, बैठा दिया। अब बैठे रहे सब पानी बिल्कुल में, मैंने कहा जनाब कोई घर आया मेहमान हो तो उसको पानी तो पिलाते हैं। वो पानी इसलिए नहीं पिला रहा जी, मौलाना साहब पानी आया था डिस्पोजल गिलास। मैंने कहा घर पे गिलास नहीं रखते आप लोग, घर पे गिलास नहीं आपके है जी, वही ना। जब वो घर वाला गिलास में उन्होंने पानी पी लिया, जब उसने ऊपर ऑर्डर किया अपने घर वाले को भाई चाय बनाओ, वो तो चाय की कहता ही नहीं, वो नहीं कहता, लेकिन उसने चाय कह दिया। अब चाय आ गई, उसने कहा जी हाँ आप बताओ। मैंने बताना कुछ नहीं है, कल हम यहाँ रोड जाम करेंगे। अच्छा हम नहीं चाहते कि हमारे रोड जाम में मुसलमान हम चाहते हैं कि सेकुलर जहन के जो लोग हैं वो भी इसमें थोड़ा सामने पार्टिसिपेट करें। उन्होंने कहा हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मैं आऊँगा। तो उसने उस समय तो थोड़ा सा ऐसे अंदाज में कहा मैं आऊँगा, हाँ इसकी चाट से में, लेकिन पता नहीं उसने रात में क्या सोचा, वो उसके दिमाग में यार हमारे घर का पानी पी के गए हैं, चाय पी गए। 7 घंटे रोड जाम था, 7 घंटे वो हमारे साथ स्टेज पे रहा, मुकदमा का नाम है उसका। इससे अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि ये जो अक़वाम है, ये जो कौम है, ये हमारे यहाँ की बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करने वाली जी, ये कौन तो मोहब्बत कर रही है? बस हमारे साथ मोहब्बत चाहिए। 5% लोग हैं जो RSS में हैं, 5% लोग हैं, अभी सबको मुतासिर नहीं करता है। और अभी फिलहाल जो ये किसान आंदोलन और ये कभी कोई आंदोलन चलता रहता है ना, अभी आप देखिए
मुसलमान हमारे पास बड़ी बड़ी जो है शख्सियात मौजूद हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात मौजूद हैं। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, उनके अलावा अभी तक किसान आंदोलन को किसी भी बड़े आलिम ने सपोर्ट नहीं किया। नहीं, यही बात हकीकत। जब आपके साथ आफत मुसीबत आएगी, आपको कौन करने वाला है? जी। तो आप समझ गए होंगे कि अबू बकर और उसकी टीम का मोडस ऑपरेंडी क्या है। वो देश में ब्राह्मण और शेड्यूल कास्ट के बीच भेद करना चाहता है। उसे लगता है कि भेद बढ़ेगा तो वो शेड्यूल कास्ट के लोगों का धर्म परिवर्तन करवा देगा। वो सरकार के विरोधियों की मदद करता है ताकि मुश्किल में उसे मदद मिल सके। सीएए और एनआरसी के विरोध के दौरान उसने इसी तरह दूसरे धर्म के लोगों से मदद ली। अब बातचीत को आगे बढ़ाते हुए टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर ने अबू बकर से पूछा कि क्या वो किसान आंदोलन के मुखिया राकेश टिकैत से भी मिल चुके हैं। तो राकेश टिकैत के बहाने अबू बकर ने ये बता दिया कि उसे प्रदर्शन के दौरान किस तरह सूट बूट वाले लोगों की जगह दाढ़ी वाले मौलानाओं की जरूरत होती है। इससे उसका काम आसान हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो टिकैत से आपने मुलाकात नहीं की? हमें तो सर नहीं, वो तो चीज ठीक है, हम तो करके आए नहीं, बताएंगे अभी। हम मुलाकात करके आए, हमें इलाके में बुलाया, मुफ्ती सलीम साहब ने तो बकायदा वहाँ पूरा इंतजाम ही कर रखा है, इंतजाम कर रखा है। हमने तो वहाँ जो है दो वो लगा रखे हैं बकायदा अपने जो है। तो ये क्या नाम, इस पे बॉर्डर पे कौन सा बॉर्डर है पुराना के पास, जुरेडा बॉर्डर, इस पे तो बकायदा अपना ढाबा ही चला, सारी चीजें बकायदा गाँव में से दूध और सारी चीजें जा रही है वहाँ पे, खाना पीना सब वहीं हो रहा है। लेकिन मामला ये है कि देखिए एक मुल्की लेवल की शख्सियत है, जैसे मौलाना शहीद अरशद मदनी साहब। मदनी साहब को कौन नहीं जानता? मदनी साहब को नहीं जानता, भाई वर्ल्ड लेवल के आदमी है, वर्ल्ड फोरम के आदमी। क्या उनके दिल में एक वर्ड नहीं है योगी पे मुझे जाना चाहिए? जबकि उन तक बात पहुंचाई गई है। जी पहुंचाएंगे, ये गलत है। अभी हमारा हाल क्या है, हमारा हाल ये कि हम बाद में सांप निकल जाता तो जो लाइन मिल जाता उसको पीटते हैं। अभी मौका है हमारे पास जी। आप इनके साथ खड़े हुई, जब आपके साथ कोई मामला हो ये आपके साथ खड़े होंगे जी। जब आप ये देखिएगा, ये जब शाहीन बाग में जो धरना प्रदर्शन चला था उस समय ये सारे लोग हैं, कितने गैर मुस्लिम सपोर्ट में आए थे, बहुत सपोर्ट में आए थे। अगर वो धरना अकेला मुसलमानों का धरना होता, सिख कितने सपोर्ट में आए थे, सिखों ने लंगर चलाया था, लंगर चला दिया था। और पंजाब में तो सिख मैंने इलाके में काम किया है, वो तो बड़ी जो है जबरदस्त अच्छी कौम है, वो तो मुसलमानों को दूर से गले लगाने वाली कौम है। सन 84 के बाद, सन 84 का जो मामला हुआ था उसके बाद में गले लगा रही है। पहले तो वो भी जो है बिल्कुल इनकी तरह पागल हो गई थी, लेकिन अभी गले लगाने वाली कौम। तो हमें कुछ करना चाहिए जमीन पे। अच्छा मैं एक बात बताऊँ आदिल भाई, देखिए आप पर्सनली फील मत कीजिएगा, जैसे अब जैसे आप जैसे पैंट बुशर्ट वाले लोग ये अगर ऐसे आंदोलन में जाएंगे ना तो उससे इतना असर नहीं पड़ेगा। वो सोचेंगे भाई हमारे में से कोई आ गए, लेकिन जो मौलाना टाइप का आदमी राजी टोपी वाला वो 10 चले गए ना, उसका देश लेवल पर असर पड़ेगा। भी मौलाना है क्या आंदोलन, हमारी मजबूरी है, आप समझ सकते। हाँ बिल्कुल, मैं वो समझता। अबू बकर ने बताया कि वो किसान आंदोलन के दौरान किसानों की मदद करना चाहता है ताकि अगर उस पर मुसीबत आए तो किसान उसके साथ खड़े हो जाएं। दिल्ली के शाहीन बाग का जिक्र करते हुए अबू बकर ने बताया कि कैसे उस तरह के प्रदर्शन में उसे शर्ट पैंट वाले लोगों से ज्यादा दाढ़ी वाले मौलानाओं की जरूरत पड़ती है ताकि मुसलमानों के बीच उस आंदोलन को लेकर विश्वास पैदा किया जा सके। टाइम्स नाउ नवभारत के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के पहले आपको बता दें कि आज के सुपर प्राइम टाइम में रात 8 बजे शो सवाल पब्लिक का में आप भी अपना सवाल सीधे पूछ सकते हैं। तरीका बेहद ही आसान, हमेशा की तरह आप अपना सवाल मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड करके जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं उस पर भेज दीजिए। आज का सवाल है, सिद्धू ने जानबूझकर जिहादी को अपना सलाहकार क्यों बनाया? इमरान के चहेते सोच समझकर पंजाब में अलगाववाद को हवा दे रहे हैं और क्या कांग्रेस देश तोड़ने वालों के साथ है? नहीं तो ये चुप्पी क्यों? 15 सेकंड का सवाल हो, इस नंबर पे आप भेज सकते हैं।
मार्केट एक्सक्लूसिव में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं पद्मजा जोशी और कार्यक्रम के इस हिस्से में अब हम हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पर प्रतिबंध की संभावना पर बात करेंगे। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों धड़ों पर सरकार जल्द ही प्रतिबंध लगा सकती है। हुर्रियत पर यूएपीए अधिनियम के तहत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। हुर्रियत पर आरोप है कि उसने पिछले दिनों कश्मीर में छात्रों को एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए पाकिस्तान भेजा और इसके एवज में हर छात्र के परिवार से 10 से 12 लाख रुपए वसूले। खबर यह भी है कि इस धनराशि का हुर्रियत ने फिर आतंकी संगठनों को फंड करने के लिए इस्तेमाल किया। सूत्रों के मुताबिक सरकार यूएपीए की धारा 3 के भाग 1 के तहत हुर्रियत पर प्रतिबंध लगा सकती है। हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता को भी लाइन पर लेते हैं। आपको भी बता दें कि यह प्रस्ताव केंद्र की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत रखा गया है। हालांकि मीरवाइज उमर फारूक की ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मीरवाइज उमर फारूक और सैयद अली शाह गिलानी खुद को कश्मीर की आवाम का मसीहा बताते हैं। यही वो लोग हैं जो कश्मीर की आवाम को लूटने का काम कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कश्मीर में छात्रों के परिवारों से 10 से 12 लाख रुपए वसूल कर उन्हें पाकिस्तान में एमबीबीएस कराने के लिए भेज रहा है। क्या वो नौजवान कश्मीरी नौजवान इनको बेरोजगार के इन लोगों ने पाकिस्तान के जो है तरफ धकेला, उनके हाथ में बंदूक पकड़वाई और उनको मरवाया। ये जो एक पूरा सिंडिकेट है, उनको ये फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे, उनको जो आइडियोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं और भारत में रहते हो खाते भारत के हैं और जाके पाकिस्तान के या आज़ादी के गुण गाते हैं। इस प्रकार की बात को जो एक अंकुश लगाने के लिए, उसको रोक लगाने के लिए जो ये मूव है, ये बहुत ही इफेक्टिव जो है साबित होगा। केंद्र सरकार हुर्रियत की इस हरकत पर एक्शन में है। सरकार ने हुर्रियत के दोनों धड़ों पर बैन लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। नतीजे तक पहुंचने के लिए सरकार ने बाकायदा जांच कराई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के सीआईडी विंग ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है हुर्रियत के लीडर पर। दरअसल ऐसा देखा गया है कि हुर्रियत के लीडर बहुत सारे ऐसे माता पिता से पैसे ले जाते थे उनके बेटों की एडमिशन पाकिस्तान के मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस में कराने के लिए, और इस पैसे का इस्तेमाल आतंकी संगठन में होता था। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मीरवाइज गुट ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। एपीएचसी ने कहा है कि ये आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। उन छात्रों या उनके परिवार से सच का पता लगाया जा सकता है। हुर्रियत ने जिन छात्रों की सिफारिश की है, उनमें से कई छात्र आर्थिक रूप से कमजोर हैं। एपीएचसी का कहना है कि अध्यक्ष मीरवाइज कश्मीर के छात्रों की सऊदी अरब, मलेशिया, टर्की और दूसरे कई विश्वविद्यालयों में सिफारिश करते रहे हैं। वहीं सरकार ने हुर्रियत पर प्रतिबंध के लिए एक्शन लेना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दफ्तर और सैयद अली शाह गिलानी के घर से तहरीक हुर्रियत का बोर्ड रविवार को हटा दिया गया, लेकिन बैन किए जाने के विरोध में हुर्रियत को कांग्रेस का साथ मिला है। देश विरोधी गतिविधियों के साथ साथ जो आतंकी घटनाओं में इजाफा आया है, भारतीय जनता पार्टी को उस पर भी देश को जवाब देना होगा। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पर सरकार का एक्शन जल्दबाजी में नहीं लिया गया है। आतंकवादी संगठनों को फंडिंग की जांच कर रही एनआईए साल 2017 से ही एक्शन में है। हुर्रियत के दोनों गुटों के कई नेता 2017 से ही जेल में हैं। गिलानी का दामाद अल्ताफ अहमद शाह, बिजनेसमैन जहूर अहमद वटाली, गिलानी का करीबी एजाज अकबर, पीर सैफुल्ला, शाहिदुल इस्लाम और मीरवाइज उमर फारूक के गुट का प्रवक्ता महराजुद्दीन, नईम खान, फारूक अहमद जेल में हैं। बाद में जेकेएलएफ के चीफ यासीन मलिक, दुख्तारन ए मिल्लत की चीफ आसिया अंद्राबी, पाकिस्तान समर्थक मसर्रत आलम का भी टेरर फंडिंग के मामले में एनआईए की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में नाम आया, जिसके बाद 2019 में जमाते इस्लामी और जेकेएलएफ पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस के सीआईडी विंग ने हुर्रियत लीडर्स पर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। दरअसल पुलिस ने ऐसा पाया है कि हुर्रियत के कुछ लीडर्स
जम्मू कश्मीर के ऐसे बहुत सारे लोगों से पैसा लेते थे ताकि उनके बच्चों की एडमिशन पाकिस्तान के मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस में कराई जाए। ये पैसा लेने के बाद इस पैसे का इस्तेमाल आतंकी संगठन में किया जाता था। सन 2020 के जुलाई महीने में जम्मू कश्मीर पुलिस की CID विंग ने केस रजिस्टर किया था और अभी तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पिछले साल जुलाई में CID के विंग काउंटर इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान के कॉलेजों में MBBS की सीटें बेचने के मामले में केस दर्ज किया था। इस मामले में हुर्रियत के मोहम्मद अकबर भट्ट के साथ 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। तब भी आरोप यही था कि हुर्रियत के नेता कश्मीरी छात्रों से रुपए लेकर पाकिस्तान के कॉलेजों में MBBS की सीटें बेचते हैं और पैसों को आतंकवाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रदीप दत्ता, टाइम्स नाउ नवभारत, जम्मू। हाल में भले से ही ये MBBS स्कैम की वजह से हुर्रियत चर्चा में आया हो, पर ये एक अकेला मामला नहीं है जब कानून की नजर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ऊपर पड़ी है। हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं डॉक्टर निर्मल सिंह, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के, वकार भट्टी कश्मीरी एक्टिविस्ट, SP वैद पूर्व DGP है जम्मू कश्मीर के। बट सबसे पहले अपने सहयोगी प्रदीप दत्ता के पास जाना चाहती हूं, कौन कौन से वो केसेस हैं जिसमें हुर्रियत तक सीधे तार पहुंच रहे हैं? देखिए पद्मजा, इस समय मेरे पास NIA की चार्जशीट की कॉपी है, जिस चार्जशीट से पता चलेगा कि किस तरीके से टेरर फंडिंग के मामले में इन्वॉल्व थे। अगर आप देखिए क्रॉस बॉर्डर ट्रेड हुआ करता था, उसमें कैसे इन्वॉइसिंग कम की जाती थी, जैसे भी कोई चीज़ बेची जाती थी उसका पैसे जो दाम थे वो कम किए जाते थे, लेकिन वो जब चीज़ वहाँ जाती थी उससे जो उसमें मुनाफा होता था उसका इस्तेमाल भी टेरर फंडिंग में होता था। कई ऐसी कंपनियां फ्लोट की गई थी जहाँ से पैसा आता था, ये बाहर के मुल्कों से भी पैसा आता था, हवाला के चैनल के थ्रू पैसा आता था, और ये पैसा भी यूज जो करते थे टेरर फंडिंग के लिए इस्तेमाल करते थे। और क्या क्या चीजें देखिए किया जाता था, कोई भी मतलब कि जैसे कि भारत के एक तो आप सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करेंगे, आप स्कूलों को जलाएंगे, आप दफ्तरों को जलाएंगे, और उसके अलावा आप संगठन जैसे लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन है और पत्थरबाजों को भी आप वो पैसा मुहैया कराएंगे। MBBS स्कैम में भी अगर आप देखिए जैसे कि 10 से 15 लाख रुपया वो लेते थे, उसमें भी आधा पैसा ना इनको कश्मीर से कुछ लेना देना था, ना कश्मीरियों से लेना देना था, ना कश्मीरियत से लेना देना था। आधा पैसा अपने ऐशो आराम के लिए इस्तेमाल करते थे और आधा पैसा जो था वो टेरर फंडिंग के लिए इस्तेमाल करते थे। बिल्कुल। और प्रदीप, इसीलिए सबसे बड़ा स्कैम शायद कश्मीर में ये है कि इन लोगों को सालों तक हमें ये बताया गया कि कश्मीर के मामले में ये सब स्टेक होल्डर है। सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा में आप सीधे शामिल होते हैं। वकार भट्टी, आपसे पूछना चाहती हूं कि अब जबकि ऐसे लोगों पर बैन लग रहा है तो फिर विरोध के स्वर क्यों उठ रहे हैं, प्रोटेस्ट क्यों? मैडम जी, पहली बात तो मैं हुर्रियत का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन एक चीज तो जरूर कहूंगा, बैन आज से नहीं हो रहे। बैन जब से मोदी सरकार आई है तो वो उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हुआ था। पहले तो गाय का मीट खाना बैन हुआ, फिर भैंस का मीट खाना बैन हुआ, फिर बकरे का मीट खाना। शायद आपको पता नहीं होगा कि गाय के मीट के खाने पर बहुत वक्त से, आजादी के बाद से बैन लगा हुआ है हमारे देश के कई प्रदेशों में। बट खैर, आप जाकर के गूगल कीजिएगा इस शो के बाद। अभी मुद्दे पे आइए। दुनिया भर में सप्लाई करते, दुनिया भर में तो सप्लाई जरूर करते हैं। चलिए, आप उसकी चिंता मत कीजिए ना, उस पर अलग से हम बहस करेंगे। अभी मुद्दे पे आइए। सुनिए, वही उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ ना मैडम। सुनिए, अब उसके बाद आप कश्मीर में पहले आप जमात इस्लामी को आपने बैन किया, आपने स्कूल सब जमात इस्लामी के बंद करवाए। अब हर चीज को आप बैन कर रहे हो। मस्जिदों में, जामा मस्जिद को आप ताला लगा लेते हो 6-6 महीने, मस्जिदों में नमाज पढ़ने नहीं दे रहे हो। भाई साहब, आपको हमने दस्तावेज दिखा दिए कि टेरर फंडिंग में जनता का पैसा जा रहा है, जिससे पैसे लूट रहे हैं कश्मीरी ही तो हैं। मैडम जी, ठीक है मैडम जी, बिल्कुल। अगर उनसे लूटा है तो उन लोगों वो कौन सा ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं मैडम जी? तो उन लोगों को बाहर लाते हैं ना। हम एक काम करते हैं ना, उनको बाहर लाते हैं, हम उनको बाहर लाते हैं जिनसे पैसे लिए हैं। अगर ये रिपोर्ट अगर सही है तो उन लोगों को, बच्चों को बाहर लाया जाए। अगर ये रिपोर्ट बीजेपी के ऑफिस में बनी है, बीजेपी के ऑफिस में बन के इसको बैन किया जा रहा है, तो फिर तो मुझे लगता है कि यहाँ पॉलिटिकल, चाहे वो कोई भी तंजीम हो, उसको आप खत्म करना चाहते हो, आप उसका कत्ल करना चाहते हो। एक बार दुनिया ने तालिबान को बैन किया था, पूरी दुनिया ने तालिबान को बैन किया। आज दुनिया को पता चल गया बैन करने का नतीजा क्या हुआ। बैन करने से क्या हो जाएगा? चलिए, कम से कम आपने ये तो माना कि हुर्रियत और तालिबान एक सिक्के के दो पहलू हैं। कम से कम इतनी बात तो आप मान गए हैं। डॉक्टर निर्मल सिंह, पर आज सवाल ये पूछा जा रहा है, एक सेकेंड, आज सवाल ये पूछा जा रहा है कि हुर्रियत को बैन करना ऐसा तो नहीं जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। पिछले 2 सालों में हुर्रियत की हैसियत ही क्या रह गई है? वो आज शटडाउन कॉल देंगे तो एक शटर कोई नीचे नहीं करेगा। अब बैन करने का क्या मतलब? एक तो इनको चुप करवाइए पहले। हाँ जी डॉक्टर सिंह। ही इज बीटिंग अबाउट द बुश। देखिए, जो टेररिज्म है एक सिंडिकेट है। एक तरफ पाकिस्तान है, टेररिस्ट है, हुर्रियत है,
और ऐसे लोग जो आपके चैनल पर बैठे हुए हैं, ये भी उनको मॉरल सपोर्ट देते हैं ऐसी बातें करते हुए। टेररिज्म की जो परतें खुल रही है सरकार में, ये अनफोल्ड हो रहा है। इसको कहिए, इसको चुप कराइए, आप चुप करिए। एक सेकंड साहब आप चुप करिए, मैं जी करके बुला रहा हूँ, आप थोड़ा चुप करें, आप चुप करें पहले। वकार भट्टी साहब एक सेकंड, आप जो जितनी ये रिपोर्टें बीजेपी हेडक्वार्टर्स में बनती हैं, आप तब तक थोड़ा 2-3 मिनट उनको पढ़िए। डॉक्टर निर्मल सिंह को बोलने दीजिए, एक सेकंड, इनकी ऑडियो कम कीजिए। डॉक्टर निर्मल सिंह। हाँ, तो ये जो टेररिज्म की जो परतें थी, जो लगभग 72 सालों से ये सिंडिकेट चल रहा है। ये पहले अलगाववाद था, अब ये टेररिज्म 30 सालों से चल रहा है। और जिस तरीके से ये जो लोग हैं, इनकी अगर इंक्वायरी हो कि हुर्रियत के नेताओं के पास इतना पैसा कहां से आया, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये जो है भारतीय संविधान के दायरे की बात करते हैं, देशद्रोह की बात करते हैं। लेकिन आज तक जो लिबरल डेमोक्रेसी है भारत की, जब कमजोर सरकारें थी, उन्होंने इनको सहन किया, पूरा मौका दिया। पार्लियामेंट्री जो डेलीगेशन है, इनके दरवाजे पर गया, इन्हें दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन इनको पूरी कोशिश हुई है भारत की तरफ से कि इनको मेन स्ट्रीमिंग की जाए, लेकिन ये बिल्कुल भी जो है माने नहीं, क्योंकि ये पाकिस्तान के पिट्ठू है। और पाकिस्तान के जो बच्चे गए हैं, इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, इनकी बैकग्राउंड क्या है, और वो पढ़ के आए हैं, वो आज कहां है। बिल्कुल, और वो तस्वीरें एक बार दिखाइए। आज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का जो ऑफिस है, जिसको आतंक का एड्रेस, एक तरीके से आतंक का पिन कोड माना जाता था, आज वो बोर्ड आखिरकार उतर ही गया। एक वो वक्त होता था एसपी वैद साहब, जहां पर हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जाते थे उनके दरवाजे पे, और वो दरवाजा खोलने से मना कर देते थे। आज वो दिन है कि उस दरवाजे से नेम प्लेट ही उतर गई। पद्मजा, मैं बड़ा क्लियर बात करूंगा, कभी भी कोई चोर नहीं मानता कि मैंने चोरी की, या कत्ल करने वाला नहीं मानता मैंने कत्ल किया। और ये कॉमन नॉलेज है कश्मीर में कि ये सीटें मेडिसिन की और इंजीनियरिंग की बेची जाती हैं, और ये पैसा टेरर फंडिंग में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, अगर आप देखें, सारी हिंदुस्तान ने टीवी पे देखा इस तरह से एम्बेसीज में, पाकिस्तान की एम्बेसी में, वहाँ जब उन पाकिस्तान डे मनाया जाता था, हुर्रियत के लीडर जाते थे, उनको पैसा दिया जाता था। आपने सब देखा, मेरे ख्याल मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। और तरह आपका करस्पॉन्डेंट प्रदीप बता रहे थे किस तरह से ट्रेड जो होता है उसमें से कैसे अंडर वैल्यूइंग करके और ड्रग्स भी पैसा आता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है। वो एक पॉलिसी है ISI की इस्तेमाल करने। हुर्रियत उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट, मैं समझता हूँ कि पिछली गवर्नमेंट ने काफी उनको दे के रख, यहाँ तक कि मैं ये भी बताऊंगा, जो सैयद अली शाह गिलानी है, उनको रिपोर्टली कैंसर हुआ। 2002 की बात है। उनको एक स्पेशल जहाज में यहाँ से लिया गया पटना, और बाकी जगहों पे भी मुंबई में, और इलाज कराया गया, गेस्ट हाउसेस में रखा गया। जब आपका सिपाही जख्मी होता है, कोई उसको नहीं पूछता। तो ये हालत आज गवर्नमेंट एक हिम्मत कर रही है कि जो देश की कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता, देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम को नहीं मानता, इलेक्शन में आने के लिए तैयार नहीं है, तो वो अगर आप इतने पॉपुलर हैं, व्हाई डोंट यू कम एंड फाइट इलेक्शन? बिल्कुल, और यही सवाल वकार भट्टी साहब, रिपोर्ट चाहे जहां भी बन जाए, एक बार भी ये लोग इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? अब चलिए ना, आपका ऑर्गेनाइजेशन बैन है, आप एक पार्टी फ्लोट कीजिए, वकार भट्टी फ्रंट, उसमें सारे हुर्रियत के नेताओं को आप अपने उस पे सिंबल पे लड़ा दीजिए अगला इलेक्शन। मैडम जी मैं तो चुनाव लड़ना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं कब 20 साल के लिए अंदर डाल देंगे ये लोग, इनका भरोसा कुछ नहीं है। ये आप टेरर फंडिंग लेंगे तो बेशक डालेंगे, टेरर फंडिंग मत लीजिए, आप मजे में लड़िए इलेक्शन। 87 में जो हुआ दुनिया ने देखा हुआ मैडम जी, दुनिया ने 87 में जो हुआ वो तो आप फारूक अब्दुल्ला साहब से पूछिए ना। नहीं तो आप अभी की बात कीजिए, खैर चाहे आप अभी 2021 की बात कीजिए, कश्मीर की हो,
2021 में ना हुर्रियत के बैन पे सबसे जोर से वही लोग बोल रहे हैं आज, जिनकी आप 87 पे आप ब्लेम डाल रहे हैं। बट चलिए छोड़िए 87 की बात, छोड़िए आज की बात सुनिए। तो मैं कह रहा हूँ ना मैडम जी, चुनाव करवाइए ना, देखते हैं ना, हम देखते हैं, ये फ्री चुनाव करवाइए, प्रेशराइज मत कीजिए, सिक्योरिटी को दूर रखिए, पुलिस को दूर रखिए, आर्मी को दूर रखिए, लड़ते हैं चुनाव, देखते हैं किसमें कितना है दम। मैं खुद कह रहा हूँ मैं चुनाव लड़ने के लिए आऊंगा, 12 साल से मैं कह रहा था चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा चुनाव। बोलिए इनको, आर्मी को बीच में मत लाएं, पुलिस को मत लाएं, सीआरपीएफ को मत लाएं। देखता हूँ बीजेपी में कितनी हिम्मत है, 3 सीटें चलिए कम से कम डॉक्टर निर्मल सिंह, अब हालात इधर तक तो आए हैं कि वकार भट्टी चुनाव लड़ने को तैयार है, फिर कहेंगे कि ईवीएम बीजेपी हेडक्वार्टर्स में बनाए जब हार जाएंगे। चलिए डॉक्टर सिंह, देखिए वकार भट्टी साहब किस प्रकार का मैसेज दे रहे हैं, आर्मी की बात करें, पुलिस की बात करके। क्या पुलिस और आर्मी जो है इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती है? वो आप जैसे लोगों को शिक्षा देती है, चाहे वो एंटी नेशनल बातें करते हैं, भारत के विरुद्ध भी बोलते हैं, फिर भी आपको जो है वो सुरक्षा देती है। आपके पास कितनी सुरक्षा है, इसके बावजूद क्या आप प्रो पाकिस्तान स्टांस रहते हैं आपका? सर मैडम जी, आपको कौन जानते हैं वकार भट्टी साहब? आपने आप जैसे लोग जो है, आपको तो कश्मीर, आप तो है ही कश्मीर के नहीं है, लोकल मीडिया में आप उनके स्टेट पर्सन बने हुए हैं, धमकी डाल रहा हूँ, 3 दिन से मुझे मारने की आप धमकी मिल उनके रही है, स्टेट पर्सन बने हुए हैं, आपको तो कश्मीरी को रिप्रेजेंट नहीं करते। कितनी सुनिए ना सर, सुनिए ना, देखो ना ये लोग हैं, लाखों लोग सोशल मीडिया में प्यार करते हैं कश्मीर के साथ, किसके कहने पर आके यहाँ बातें करते हैं और झूठ मारते हैं, आर्मी को बदनाम करते हैं, सरकार को बदनाम करते हैं, डील में इलेक्शन कमीशन को बदनाम करते हैं। देखिए भारत का जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र के तहत इतना इनको मौका दिया गया, हुर्रियत का मौका, जैसे अभी एसपी बैद साहब कह रहे हैं, इतना कुछ, और पार्लियामेंट जो पार्लियामेंट के मेंबर्स उनके दरवाजे पर जाते हैं। अरे भाई ये इतने पिट्ठू हैं, इतने पाकिस्तान के नीचे दबे हुए हैं जी। एसपी वैद साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ जो कि शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। कई बार कश्मीर क्योंकि कितना कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है, उसको लेकर के खास तौर पर जब सेपरेटिस्ट की बात आती है, अलगाववादी की बात आती है, हुर्रियत की बात आती है, तो लोगों में एक डर रहता है कि आज जिनको बैन करने की बात की जा रही है, कल को कहीं उन्हें ही स्टेक होल्डर तो नहीं मान लिया जाएगा। देखिए पद्मजा जी, एक सेकंड, एसपी वैद साहब से पूछ जाती हूँ, डॉक्टर निर्मल सिंह, एसपी वैद साहब, क्योंकि सालों से जैसे कि आप बोल रहे हैं, सरकारें भी एंगेज करती रही हैं हुर्रियत से, उनका इलाज करवाना, दिल्ली में चार्टर्ड फ्लाइट से लाना, वसंत कुंज में ठहराना, ये तो सरकार के इन्वॉल्वमेंट के बिना नहीं हो सकता ना एसपी वैद साहब? बिल्कुल सही, और पिछली सरकारों ने वो किया वो, लेकिन मैं आपको बताऊं ग्राउंड में उसका मैसेज गलत जाता है, क्योंकि जो भारत का झंडा उठाता है हिंदुस्तान में, जो कश्मीर का अमन चाहता है, वो देखता है कि जो इंडिया के खिलाफ बकवास करता है, जो कहता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, आप उसको वीआईपी ट्रीटमेंट और जहाजों में ले जाते हैं और 5 स्टार ट्रीटमेंट करवाते हैं, और जो देश के लिए लड़ता है उस बेचारे को पूछता नहीं कोई भी। इसका गलत असर कश्मीर में गया, लोगों में एक गलत मैसेज गया, और अब मुझे खुशी है मिस्टर भट्टी अगर रिप्रेजेंट करते हैं हुर्रियत को, तो बहुत अच्छी बात है कि अगर भारत कॉन्स्टिट्यूशन पर इनको विश्वास है, मैं कहता हूँ 1000 बार इनको कहा लड़ो ना इलेक्शन, आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन लड़िए ना। अगर आप अपने आप को इतना पॉपुलर मानते हैं, आप लड़ने के लिए तैयार नहीं। वकार भट्टी साहब, और ये बात भी रिकग्नाइज कीजिए कि जो कश्मीरियों के नाम पर कश्मीरियों को लूटते हैं, आज नहीं तो कल पूरी दुनिया के सामने उनकी पोल खुलेगी और उन पे बैन लगेगा और वो जेल जाएंगे। अब वो आगे जितना भी बोल दे कि बीजेपी हेडक्वार्टर में बना है या पीएमओ में बना है, ये सारा दस्तावेज, सच बात है कि प्रूफ के बाद बैन तो लगेगा। वेद साहब को मैं जरूर वेद साहब को जवाब दूंगा। मैं वेद साहब आज 6 महीने से साउथ कश्मीर में काम कर रहा हूँ, ग्राउंड वर्क कर रहा हूँ, और सुनिए सर, मैं खुद मानता हूं जब तक हाई क्लास से पावर छीन के मिडिल क्लास और लोअर क्लास के हाथ में पावर नहीं होगी, कश्मीर का कभी भला नहीं हो सकता, ये मैं मानता हूं। मैं यहाँ हुर्रियत का प्रवक्ता बन के नहीं आया हूं, मैं जम्मू कश्मीर की आवाम का प्रवक्ता बन के आया हूं, जो मुझे 10 लाख लोग सोशल मीडिया पे वॉच करते हैं और जिनके बीच में जाके मैं काम करता हूं। पहली बात, वेद साहब, हम चाहते हैं इलेक्शन ऑफ
फेयर इलेक्शन हो, उसमें धांधली ना हो। लेकिन आप वो चाहते नहीं है, ना सरकारें चाहती है ना बीजेपी चाहती है। बीजेपी ने अपनी यहाँ एक टीम कश्मीर में खड़ी करके रखी है, बी टीम, जिसको अपनी पार्टी के नाम से जाना जाता है। वो यहाँ डेली गुंडागर्दी करती है, मेरे जैसे लोगों को धमकाती है। अभी कल से एक धमकी चल रही है कि तुझे जान से मार दिया जाएगा। आपने मुझे सिक्योरिटी दी, साउथ कश्मीर में हूँ, कल मुझे कोई गोली मारेगा, कौन मारेगा? अच्छा डॉक्टर निर्मल सिंह इसका जवाब दे दे, क्योंकि आपने जी देखिए, वकार भट्टी को जो समझना चाहिए कि पहले था स्काई इज द लिमिट, जब कांग्रेस का रूल था। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क इज द लिमिट। तो तब जो है हुर्रियत को पूरा मौका दिया गया, लेकिन अभी जो है कल्प्रिट है उसको पनिश्ड होकर किया जाएगा। जहां तक मेरी तरजीह है सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मूवमेंट, इलेक्शन की बात है। चलिए वकार भट्टी साहब, अभी पहले हुर्रियत का मामला निपटाते हैं। आप अपनी पर्सनल सिक्योरिटी लेकर के आ गए, और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि एक ऐसा शख्स जिसको धमकी मिल रही है, उसके मुताबिक तो आप बहुत बहुत खुश और बहुत बहुत स्माइलिंग लग रहे हैं इस वक्त। भगवान आपको लंबी उम्र दे, भगवान करे आप अगला चुनाव भी लड़ें और आप चुन करके आए भी। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आप आवाम को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अभी बात क्योंकि हुर्रियत की है, सारे सबूत जनता के सामने हैं, लोगों के सामने है, और आगे वही फैसला कर सकते हैं कि कौन कश्मीरियों का हिमायती है, कौन कश्मीरियों को लूट रहा था, कौन चुनाव लड़ेगा और कौन जेल जाएगा। डॉक्टर निर्मल सिंह, एसपी वैद साहब और वकार भट्टी साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आज के लिए धाकड़ एक्सक्लूसिव में बस इतना ही। जाने से पहले आपको याद दिला दूं, आज सुपर प्राइम टाइम में रात 8 बजे के शो सवाल पब्लिक का में आप अपना सवाल हमेशा की तरह सीधे पूछ सकते हैं। 15 सेकंड का सवाल भेजिएगा, फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। सवाल आज का, सिद्धू ने जानबूझकर जिहादी को अपना सलाहकार क्यों बनाया? भेजिए अपना सवाल और बनिए सवाल पब्लिक का हिस्सा।